तो एक बार बहुत जोरदार से फिर से स्वागत है। शुरू करें, है ना। वीर तुम बढ़े चलो। अब अपने को क्या करना है, कैश फ्लो का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हमने, उसको आगे बढ़ाते हैं कहानी को और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास ही कर सकता हूँ, है ना, करते हैं। तो देखो, तुमको तो ये मैंने बता दिया कि हमको पढ़ना क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, और उसमें 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो तुम्हारा मेन बिजनेस ऑपरेशन है वो, इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। यदि तुम उनको परचेस करते हो या सेल करते हो तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। फाइनेंसिंग मतलब शेयर कैपिटल, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या फिर लोन लेना देना, उन पर इंटरेस्ट देना, शेयर पर डिविडेंड देना, ये किसका हिस्सा है, फाइनेंसिंग का। बराबर, डन। तो अब आगे बढ़ते हुए तुमको मैंने उसमें नॉन कैश आइटम बता दिए थे। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी 2 तरह की होती है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग 2 तरह की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग मतलब जो तुम्हारा मेन कोर एक्टिविटी है बिजनेस का, वो जैसे तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो मैन्युफैक्चरिंग इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अदर देन दैट, उस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी तुम्हें बिजनेस को मैनेज करना होता है, ऑफिस चलाना होता है, तो ये जो चीजें होती हैं ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती हैं, है ना। तो हमें उसको भी कंसीडर यहां पर करना पड़ता है। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं किसकी बात कर लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या बात करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कैसे होता है ना। तो 3 एक्टिविटी ये तो तुम समझ गए, और शुरू कैसे होता है तो ये देख लेते हैं हम कि कैसे शुरू होता है। अरे वीर तुम बढ़े चलो, कहाँ बढ़ाओगे भाई, वीर कोशिश ही नहीं कर रहा बढ़ने की, तुम जबरन में बढ़ाना चाहते हो क्या। चलो, नहीं ऐसी आवाजें मत निकालो यार, बहकी बहकी। एक इसका पूरे का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अपन ने पहले से ही अपलोड करके रखा है, उसको तुम देखना, तुम्हारा काम है वो, मेरा नहीं है ना। मैं तो सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब फॉर्मेट के लिए तुमको वो पार्ट देखने ही पड़ेंगे। सारे फॉर्मेट, सारे एडजस्टमेंट वही हैं, यदि वो देखोगे तो ही मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। शुरू करते हैं हम। एक हमारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। इससे ले लो, बुक ले लो। अरे वीर तुम बढ़े चलो, क्यों बढ़े भाई, इच्छा ही नहीं है हमारी तो बढ़ने की। Oh my God! चल, कैश फ्लो स्टेटमेंट अरे वीर तुम बढ़े चलो, कहाँ बढ़े चलो, कहीं भी बढ़ लो। तो देखो गाइस, there is one question। चलो, एक छोटा सा फॉर्मेट शुरुआत करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरा फॉर्मेट तुम्हारी बुक में भी बना होगा, चाहे तो निकाल के देख लो।
यदि तकलीफ देना है तो शरीर की उंगलियों को। इसकी शुरुआत जो होती है ना वो ऐसे होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है। यहां पर लिखा जाता है एनपी, एस पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये यहां लिखा जाता है। यहां हम क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस। साफ पूरा फॉर्मेट बुक में दिया है और वही फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, अलग से कुछ नहीं होता। ठीक है। इसमें एड या लेस होती हैं चीजें। एड क्या क्या होता है वो देखो, बाकी तुमको फॉर्मेट रीड करना है या फिर वो 5 पार्ट देखना जो अपलोडेड है। बार बार मैं बोलता रहूंगा। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं। यहां पर आएगा बेटा प्रपोज्ड, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे लिखा है मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आएगा प्लस। प्लस क्या प्लस होएगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यदि कोई अमाउंट प्रॉफिट में से तुमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो वो भी यहां आएगा। कैसे मालूम पड़ेगा? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस को देख के। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस को, जो क्वेश्चन है उसकी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में तुम्हें जनरल रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस गिवन होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में तुम देखोगे कि उसका बैलेंस बढ़ा है या घटा है। यदि बढ़ गया है मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। ठीक है। फिर यहां पर आएगा प्लस प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछवाड़े साल का प्रपोज डिविडेंड जो तुमने प्रपोज किया है। कैसे किया है ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना। प्रपोज कैसे करते हैं तुम लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो। गुर्जर साहब को तो और बहुत अच्छे से पता है। कल देखा मैंने उनको, परसों कहीं पे वो बैठे हुए थे। अरे सब देख लिया मैंने। ये हो गया। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा सर ये उधर डिविडेंड इधर डिविडेंड, इंटरिम क्या होता है? ये फाइनल डिविडेंड है और ये इंटरिम है। इंटरिम यानी साल के दौरान, वर्ष के दौरान यदि कंपनी को ऐसा लगता है कि लगने में कोई बुराई नहीं है, उसको लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, थोड़ा बहुत शेयर होल्डर को बांट दो, तो बांट सकते हैं। वो इंटरिम डिविडेंड है। क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। इनमें जितने भी आइटम क्वेश्चन में दिए होंगे सिर्फ वो आएंगे, बट ये फॉर्मेट है ना। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो भी होगा इन्हीं में से कोई आइटम क्वेश्चन में मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आइटम डेबिट टू पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो तुमने पी एंड एल में डेबिट कर दिया, डेबिट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे? भूकंप आया उससे लॉस हो गया, आग लग गई उससे लॉस हुआ, तुम्हारा ट्रक जा रहा था किसी नदी के ऊपर से और उसकी इच्छा हो गई मैं नहा लूं, जंप मार गया, वो डूब गया, उसमें तुम्हारा नुकसान हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। यदि तुमने वो आइटम पी एंड एल में डेबिट किया है तो यहाँ प्लस कर लोगे। क्यों? क्योंकि कौन सी एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग। हमें सिर्फ वो चाहिए जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का हो। जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का नहीं है वो तुम्हें यहां सब प्लस करना है। ऐसे कोई भी आइटम जो तुमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट कर दिए हैं जो नॉर्मल नहीं है उनको सबको प्लस कर लोगे, और जो एब नॉर्मल है प्लस हो जाए। नॉर्मल नहीं है मतलब एब नॉर्मल है ना। हाँ अच्छा, माइनस क्या करोगे गाइस? यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम
आइटम यदि क्रेडिट है P&L में तो उसको तुम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है। अच्छा सर, किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आग लगी, कहाँ लगी, कहाँ लगी है, बिजनेस वाली बोल रहा हूं मैं, है ना। तो फिर उससे इंश्योरेंस कंपनी से तुमको क्लेम मिलने वाला है, तुम वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्रेडिट करोगे, है ना। क्रेडिट करने से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल एलिमेंट शामिल है और हमको सिर्फ नॉर्मल कंडीशन वाला आइटम चाहिए, एबनॉर्मल वाला नहीं चाहिए, तो तुम उसको क्या कर दोगे, माइनस। जब एक्सपेंसेस तुमने प्लस कर लिए तो तुम इनकम माइनस कर लोगे, कौन सी, जो एबनॉर्मल हो, बराबर है। उसके बाद तुम्हें दिया है माइनस में एक और आइटम होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। यदि इनकम टैक्स क्वेश्चन में रिफंड गिवन है, रिफंड, टैक्स पेड नहीं, रिफंड, तो उसको भी माइनस कर दोगे। और ये माइनस करने के तत्पश्चात जो आपको यहाँ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, NP बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो प्रॉफिट जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले का है। फिर इसमें तुम एडजस्टमेंट करोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्लस करोगे, एक्सपेंसेस को प्लस करोगे और इनकम को माइनस करोगे। पूरा फॉर्मेट तुम्हारी बुक में भी बना है और एक्सप्लेन्ड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना, बराबर। अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, नोट मत करो, ये सब कुछ तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है और ऑलरेडी इसका पार्ट अपलोडेड है, वहां से तुम उसको देख लेना, है ना। नहीं तो फोटो खींच लो, काम खत्म करो। अरे वीर तुम बढ़े चलो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम इसमें, और ये सब जो डेबिट साइड आता है उसको प्लस कर रहे हैं, और जो क्रेडिट साइड आता है जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश, मतलब निकालना तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है नहीं। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमको, नॉर्मल, जिसमें से सिर्फ, यानी जो देखो इसमें हमको क्या देखना है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू जो हमको ऑपरेशन से मिला है, हमारे कैश रिसीव हुआ है, उसमें से हमें वो चीजें बाहर कर देनी है जो या तो नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, जिन्होंने हमारे रेवेन्यू को कम कर दिया है, या फिर नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है और उसने हमारे रेवेन्यू को बढ़ा दिया है, तो उसको भी बाहर कर देना है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, नॉर्मल रेवेन्यू इनफ्लो, नॉर्मल कैश का इनफ्लो चाहिए, बस डन। ठीक, हमको क्या चाहिए, जो हमारी सेल है उस सेल में से हमारा जो नॉर्मल रेवेन्यू है का इनफ्लो है कैश का, वो चाहिए। उसके लिए तुम नॉर्मल कैश का आउटफ्लो माइनस करोगे, जो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में, इसलिए अपन ने उसको छेड़ा ही नहीं तो यहां सीधा सेल से लिख मारते ना, काम ही खत्म। तो जो रेवेन्यू है और नॉर्मल एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है वो तो रहने देना है, सिर्फ जो नॉन कैश है और नॉन ऑपरेशनल है वो एक्सपेंसेस और इनकम हमें यहाँ प्लस माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है वो कौन सी होनी चाहिए, नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं। कोई एबनॉर्मल बंदा होता है तो तुम उसके करीब जाते हो क्या, उससे बात करते हो क्या, उससे कोई रिलेशन रखना चाहते हो क्या, नहीं ना। ऐसे यहाँ भी है, तुम्हें सिर्फ वो चाहिए जो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, लेकिन कैसा, नॉर्मल कैश इनफ्लो हो। ठीक, उस कैश इनफ्लो में से तुम्हारा नॉर्मल कैश आउटफ्लो माइनस करना है, एबनॉर्मल कैश आउटफ्लो प्लस करना है और एबनॉर्मल इनकम माइनस करनी है। डन।
चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ताकि थोड़ा सा माहौल बने। फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि सुबह अपनी क्लास जल्दी फिनिश हो रही है, घर जा करके एक बार वो पार्ट मुश्किल से 20-20, 25-25 मिनट के हैं, इससे ज़्यादा के नहीं हैं, तो एक बार देख लेना। कल का जो लेक्चर है 11 से 4 का, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पूरा चैप्टर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10-12 नंबर का चैप्टर है ना। और सीबीएसई वाले में तो फिक्स है, गारंटीड है, 12 नंबर का चैप्टर है ही सही, क्योंकि 6 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम में और 6 नंबर तुम्हारा फाइनल एग्जाम में, भले ही वो 4 मई से हो, है ना। सीबीएसई का 4 मई से ऐसा बोला गया है, 4 मई से 10 जून के बीच में होगी ऐसा कहा गया है। लेकिन 1 मार्च से तुम्हारे प्रैक्टिकल हैं, है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो उस दौरान तुम डिस्टर्ब ही रहोगे, क्योंकि उस प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करोगे, फाइलें बनी नहीं होंगी, फाइलें बनाओगे। हाँ, स्कूल भी जाना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें, भले तुम्हारे पास जनवरी के 29 दिन, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन हो, लेकिन इसी दौरान तुम्हें प्रैक्टिकल से भी गुजरना है, तुम्हें होली भी मनानी है, तुम्हें चैत्र नवरात्रि भी मनानी है ना, तुम्हें बसंत पंचमी भी मनानी है ना, सब कुछ करना है। तो नेट देखा जाए तो 60 दिन से ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं है। मार्च हार्डली 10 अप्रैल। मतलब ये समर वेकेशन सिर्फ स्टेट बोर्ड के पास है, एमपी बोर्ड के पास है, सीबीएसई वालों के पास समर वेकेशन नहीं है। दे डोंट हैव राइट टू एंजॉय द समर वेकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तक पहले ही जाएगा, है ना। गुर्जर को मजा आ रहा है सर। चल तो क्वेश्चन देखते हैं। ये व्हाट्सएप वाले फेसबुक ने खरीद लिया था क्या? अच्छा, इसको अपन ने इतने पैसे दे दिए थे, हैं? इतना पैसा दे दिया अपन ने इसको। खरीदने के लिए मोनोपोली लेके आ रहा है वो। चलो, मोनोपोलिस्टिक तुमने पढ़ा होगा जिसने। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना बहुतों ने, तो कोई मतलब नहीं। कॉमर्स लिया, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, कोई मतलब नहीं। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं गाइस। मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये MAH लिमिटेड कोई कंपनी है ना। इसमें आपको डाटा गिवन है पर्टिकुलर 2019 और 2018। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर तुम समझते हो, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। यहाँ दिया है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ पर है 10 लाख। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, टाप लो, टापना है तो। और यहां पर दिया है डिविडेंड पेबल, $50,000। यहाँ डैश कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये लिखा है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019 आर 4 लाख एंड 5 लाख।
प्रिपेयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये अभी तुमको इसका फॉर्मेट बताया ना मैंने, अभी इसका फॉर्मेट बताया ना। तो देखो वीर तुम बढ़े चलो, समझो गाइस, ये जो डिविडेंड है ना बेटा, डिविडेंड, इसमें तुम्हें कितने भी डिविडेंड दे दे, वो इंटरिम दिया है तो वो तो प्लस होगा, ये फिक्स है। लेकिन जो सिर्फ डिविडेंड बोले या फाइनल डिविडेंड बोले, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का चाहिए बस, और किसी डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये 50,000 से कोई मतलब नहीं है, ये 5 लाख से कोई मतलब नहीं है, 4 लाख से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो चाहिए बस। करंट ईयर कौन सा है? काम किसका करना है? करंट ईयर का, लेकिन डिविडेंड किसका लेना है? प्रीवियस ईयर का। ऐसा क्यों? डिविडेंड का एक प्रोसेस होता है कि डिविडेंड दिया कैसे जाता है। तो डिविडेंड क्या होता है बेटा, जब साल खत्म होता है 31 मार्च, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, वहां पर एक परसेंटेज प्रपोज होता है कि हमको इतना डिविडेंड बांटना है। फिर कंपनी का एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि हमने इस साल इतना डिविडेंड देने का सोचा है, तुम क्या कहते हो। तो उस एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर डिविडेंड के रेट को बढ़ा नहीं सकता, उसी रेट पर एग्री हो सकता है या उस रेट को कम कर सकता है। मतलब बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, तो एजीएम में शेयर होल्डर उस 10 को 11 नहीं कर सकता, लेकिन 9 कर सकता है, या तो 10 या 10 से कम पर फाइनल हो सकता है। तो फाइनल ही कब होता है? नेक्स्ट ईयर में है, पिछले साल का, पर एक्चुअल कैश का आउटफ्लो कब होता है? करंट ईयर में। होता तो प्रीवियस का है। यानी 2018 की मीटिंग कब हुई होगी? 19 में। पे कब हुआ? 19 में। तो कैश का आउटफ्लो कब हुआ? 19 में। इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी कब होगा? 19 में। क्यों? क्योंकि हमने तुमको क्या बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कि आग लगे बस्ती में तुम तुम्हारी मस्ती में। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि कब का आइटम है, क्या है, तुम्हारा अकाउंटिंग फंडा क्या कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है कि कैश का इनफ्लो एक्चुअली में हुआ है तो माइनस, और कैश का इनफ्लो हुआ है तो प्लस, और आउटफ्लो हुआ है तो माइनस ड्यूरिंग द ईयर। कब का है कोई लेना देना नहीं है, पैसा आया प्लस, गया माइनस, इतना ही देखना है बस। चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? ऐसे बनेगा सीएफएस ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पर तुम लिखोगे एनपी एज पर स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा ना बेटा, वो स्पेलिंग का ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, मैंने तुमको क्या बोला था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कौन सा बेटा? 2019 क्लोजिंग और 2018 ओपनिंग। ये 10 लाख में से 5 लाख गए तो बचे कितने? 5 लाख। अब इसमें तुमको क्या करना है? जो क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन प्लस क्या करोगे? प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा यहां पे लोगे? प्रीवियस ईयर वाला। कौन सा डिविडेंड लोगे? प्रीवियस ईयर वाला। तो यहां पर कितना आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा? 9 लाख। बस हो गया ये। हाँ हो गया ना ये, ठीक है। चलो तो अब हम बाकी के लिए अगले हिस्से में मिलेंगे। धन्यवाद, जाना नहीं है।